गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पेपर फर्स्ट ज्ञान तथा पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत आपकी थर्ड यूनिट चल रही है जॉन डीवी गांधी महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर और आज प्लेटो के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो ये शैक्षिक विचारक हैं और इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में अपने क्या क्या विचार और क्या योगदान दिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सुकरात के बाद शिक्षा दार्शनिकों में प्लेटो का नाम बड़े ही आदर तथा गौरव के साथ लिया जाता है। इसका जन्म धनी तथा पूर्ण वैभव संपन्न घराने में एथेंस के अंतिम राजा कार्ड्स के घर 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो की माँ सोलन वंश की थी। वह भी धन तथा वैभव से परिपूर्ण घराना था। अर्थात प्लेटो राजघराने का शाही बेटा था। राजनीतिक घराने के कारण प्लेटो को सब कुछ अपने पिता अरिस्टन से प्राप्त तो हो गया, किंतु प्लेटो धन संपन्नता तथा राजसी ठाट बाट के कारण लोकहित सोच से परिचित नहीं हो सका। युवावस्था आते आते मानसिक उथल पुथल ने प्लेटो को झकझोर दिया। इस कारण प्लेटो का शासन निर्दयी शासकों के सानिध्य में आ गया। सुकरात के साथ निर्दयी व्यवहार में इन्हीं शासकों का हाथ था। इस घटना से भी प्लेटो व्यथित था। वह युवावस्था में सुकरात के संपर्क में आ चुका था। उसने सुकरात के दर्शन तथा गुरुत्व में अपनी आस्था को विलीन कर दिया। प्लेटो महात्मा सुकरात का लगभग 10 वर्ष तक शिष्य रहा। जब सुकरात को विष देकर प्राण हनन किया गया तब प्लेटो 28 वर्ष का था। अपने परम प्रिय तथा आदरणीय गुरु सुकरात की जघन्य हत्या से प्लेटो की आत्मा रो उठी। आश्चर्य तो इस बात का है कि प्लेटो का गुरु सुकरात नितांत गरीब तथा फटा पुराना था, जबकि प्लेटो राजघराने का शाही पुत्र था। वह विद्रोह स्वरूप एथेंस छोड़ विश्व भ्रमण हेतु मेगारा, मिस्र, इटली तथा भारत आदि की यात्रा पर दर्शन के प्रसारार्थ निकल पड़ा। अपने गुरु की यादें उसे रह रहकर शेष छूटे कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। प्लेटो 10 वर्ष बाहर रहने के बाद एथेंस पुनः वापस आ गया और वहाँ उसने एकेडमी की स्थापना की। यह एकेडमी प्लेटो द्वारा लगभग 40 वर्षों तक शिक्षण तथा शिक्षा प्रसार में कार्यरत रही। प्लेटो की लगभग सभी रचनाएं संवाद के रूप में लिखी गई। इसकी 7 रचनाएं प्राप्त हो चुकी है, जिनमें 6 निम्न हैं: अपोलोजी, क्रीटो, फिडो, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, द लॉज।
उनकी पुस्तकों में रिपब्लिक बहुत प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य के स्वरूप का उल्लेख किया है। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार रिपब्लिक तथा दी लोज पुस्तक से प्राप्त होते हैं। प्लेटो व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक बनाना चाहता था। प्लेटो ने अकादमी में मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत, गणित तथा राजनीति विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की। 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अभी प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ। प्लेटो ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मैं युवकों एवं उनसे अधिक उम्र वालों को सद्गुणों की उत्पादक उस शिक्षा के बारे में कह रहा हूँ जो उन्हें उत्साहपूर्वक नागरिकता के पूर्ण आदर्श की प्राप्ति में लगाती है तथा जो उनको उचित रूप से शासन करना तथा आज्ञा पालन करना सिखाती है। यही शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका नाम सार्थक शिक्षा है और दूसरे प्रकार की शिक्षा जो धन की प्राप्ति या शारीरिक शक्ति या न्याय एवं बुद्धिमत्ता रहित चालाकी को प्रयोजन बनाती है बीच की है और जो शिक्षा कहे जाने योग्य नहीं है। जो सही प्रकार से शिक्षित होते हैं वे सामान्यतः अच्छे पुरुष होते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य के न्याय को एक सद्गुण बताया। यह आदर्श न्याय निम्न बातों से क्रियान्वित है: बुद्धिमत्ता, साहस एवं संयम। इस प्रकार यही आदर मानकर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों को भी 3 विभागों में विभाजित किया है: संरक्षक या न्यायाधीश, सैनिक तथा व्यवसायी। राज्य से न्याय को जीवित रखने के लिए प्लेटो ने उन 3 वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। प्लेटो ने अनिवार्य शिक्षा के संबंध में निम्न रूप से विचार प्रकट किए हैं: छात्रों हेतु शिक्षा अनिवार्य होगी। शिक्षार्थी राज्य के समझे जाएंगे, न कि अपने माता पिता की। महिला शिक्षा पर भी उसने दृष्टिपात किया तथा संगीत एवं शारीरिक शिक्षा में सक्षम महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। प्लेटो ने कहा कि तुम्हें यह धारणा न बना लेनी चाहिए कि जो कुछ मैं कहता हूँ केवल पुरुषों पर लागू होता है एवं महिलाओं के लिए नहीं। प्लेटो के अनुसार अर्थ बता दिया मैंने। अब प्लेटो के अनुसार उद्देश्य क्या होने चाहिए। प्लेटो की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे। वो किस तरीके से अपने उद्देश्य को अपनी शिक्षा में शामिल करते थे। फर्स्ट है व्यक्तिगत उद्देश्य। प्लेटो के विचार में शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना चाहिए। इसके लिए छात्र में सद्गुणों का विकास किया जाना चाहिए। सौंदर्य, न्याय तथा प्रेम छात्र के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करते हैं। प्लेटो पूछते हैं, क्या मैं कहने में सही नहीं हूँ कि अच्छी शिक्षा वह है जो शरीर तथा मन का सर्वाधिक विकास करती है। अतः मन तथा शारीरिक विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। सेकेंड है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में प्लेटो ने समाज तथा राज्य की प्रगति के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। उसने आदर्श नागरिकों के निर्माण को अपनी शिक्षा में स्थान दिया। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, यदि आप पूछें कि सामान्य रूप से उत्तम शिक्षा क्या है, उत्तर सरल है। शिक्षा उत्तम व्यक्तियों का निर्माण करती है। उत्तम व्यक्ति पहली भांति कार्य करते हैं और शत्रुओं को युद्ध में विजित करते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य
उत्तम आदर्शों से युक्त होते हैं। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम। प्लेटो ने विभिन्न आयु तथा स्तर के छात्रों के लिए विद्यालयों में पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है। उसके पाठ्यक्रम के विषय निम्न हैं। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उसने शारीरिक प्रशिक्षण तथा संगीत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके अनुसार अच्छे गुणों के विकास हेतु गीत सुनाए जाने चाहिए। प्लेटो ने व्यक्ति को मन से शारीरिक प्राणी माना है। प्लेटो ने कहा है कि मेरा विचार है कि उत्तम शरीर अपनी शारीरिक सुंदरता के द्वारा आत्मा को उन्नत बनाता है। उत्तम आत्मा शरीर को भी सुंदर बनाती है। थर्ड पॉइंट है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए उसने दर्शन, ज्योतिष तथा गणित को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इनके साथ संगीत तथा शारीरिक प्रशिक्षण और खेलकूद, व्यायाम तथा घुड़सवारी के शिक्षण पर बल दिया। उच्च कक्षाओं हेतु प्लेटो ने निम्नलिखित 6 विषयों को आवश्यक बताया: गणित, समज्योतिष, ठोस ज्यामिति, संगीत, ज्योतिष, दर्शन। प्लेटो ने उद्यमी वर्ग के लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की है। इस शिक्षा के अंतर्गत लकड़ी का कार्य, लोहे का कार्य, अस्त्र शस्त्र निर्माण तथा बुनाई का कार्य आदि आते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षण की विधियाँ। प्लेटो ने शिक्षण के लिए तर्क विधि को उपयुक्त बताया है। उसने प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया है। इसी प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न पूछते हैं और सामने छात्र आंसर देता है। इस विधि से व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि का प्रचलन हुआ। उसने दर्शन शास्त्र तथा तर्क शास्त्र के लिए स्वाध्याय विधि को अपनाने की सिफारिश की। शिक्षा में उन्होंने खेल को अधिक महत्व दिया। खेल के माध्यम से ही छात्र का स्वभाव बनता है। शिक्षक को इन खेलों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। प्लेटो के अनुसार शिक्षक तथा विद्यालय। प्लेटो अकादमी जैसी संस्था सर्वदा स्थापित करना चाहता था, क्योंकि आत्मा के विकास के लिए यह आवश्यक है। उसने शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय को आवश्यक साधन बताया है। प्लेटो ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, क्योंकि आदर्शवाद को प्रसारित करने का कार्य शिक्षक ही बड़ी भांति कर सकता है। नेक्स्ट है प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। प्लेटो के शिक्षा के क्षेत्र में निम्न योगदान है। उसने सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। प्लेटो ने क्या किया कि सभी के लिए, कोई भी हो, उच्च नीच, किसी भी जाति, वर्ग और विद्यार्थी कोई भी हो, हर समय शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। उसने शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का विकास बताया है। मतलब हर तरफ से छात्रों का विकास शिक्षा के क्षेत्र में और छात्र के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा प्लेटो ने महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया है। उसकी अनिवार्यता को स्वीकार किया है। प्लेटो ने कहा कि लेडीज़ को भी शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। वह घर को चलाती है और अगर उनमें शिक्षा की कमी होगी तो वह सही तरीके से अपने को मैनेज नहीं कर पाएगी। उसका दृष्टिकोण आदर्शवादी था, अतः वह सत्यम, शिवम एवं सुंदरम पर विशेष बल देता था। वह कहता था कि उसका आदर्श था सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। फिर नेक्स्ट है अनुशासन स्थापना हेतु प्लेटो ने नैतिक गुणों के विकास को आवश्यक बताया है। नैतिक गुण छात्रों में कूट कूट कर बढ़ने चाहिए। उनको ईमानदारी, नैतिकता, दयालुता और परिश्रमी, मेहनती, ये सारे गुण उनमें बलवान, बलिदान,
ये सारे गुण में निहित होने चाहिए। उनका विकास करना भी छात्रों में आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने आयु तथा स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया है कि कौन सी स्टैंडर्ड, कौन सी आयु फर्स्ट के बच्चों के लिए होनी चाहिए, उनका स्तर, उनके अनुसार ही उनका पाठ्यक्रम निर्माण वैसा ही होना चाहिए कि जैसे कैसे वो पढ़ें, क्या करें, क्या समझ में आना चाहिए उनको। क्या जैसे उदाहरण मान लो कि एक 4th का बच्चा हिंदी सब्जेक्ट में क्या अलंकार पढ़ पाएगा, क्या उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, क्या उसको आगे चल के समझ पाएगा? नहीं। तो एक आयु और स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण भी होना चाहिए। उसी के अनुरूप प्लेटो ने पाठ्यक्रम का निर्माण किया था। प्लेटो का औद्योगिक शिक्षा की उन्नति में विशेष योगदान है। उद्योग के क्षेत्र में शिक्षा में उन्नति में विशेष योगदान है, उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। प्लेटो ने प्रश्नोत्तर नीति का शिक्षा में प्रयोग किया है। प्रश्न पूछो और छात्र आंसर देंगे, उसके अनुसार सारे उसमें छात्र इन्वॉल्व भी होते हैं, टीचर भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अतिरिक्त व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि, स्वाध्याय विधि का प्रचार भी उन्होंने किया है। आधुनिक विचारकों एवं राजनीतिज्ञों की आधुनिकतम धारणाएं, ज्ञान की एकता, कानून का शासन, लिंग भेद की समानता आदि उसके द्वारा विकसित की जा चुकी थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो राजनीति, शास्त्र तथा शिक्षा में आदर्शवाद के जनक थे। प्लेटो के अनुसार आदर्शवाद इस अद्भुत ओम प्रकाश भास्कर ने इन विचारकों के बारे में लिखा है कि इस अद्भुत संसार में ईश्वर ने अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण कर मनुष्य को इसके रहस्य तथा जीवन के प्रति जिज्ञासु बना दिया है। तथा उससे भी आश्चर्य तथा जिज्ञासा की बात यह है कि संसार के सभी प्राणी विचार तथा दर्शन के संदर्भ में अनेकता लिए हुए हैं। इस विभिन्नता में कुछ ऐसे प्राणी भी जन्म लेते हैं जो दूसरे के लिए जन्म लेते हैं और समाज सेवा के लिए स्वयं को अर्पण कर अपने को धन्य करते हैं। और उनसे भी भाग्यशाली वे हैं जो ऐसे सत्पुरुषों के वचनों तथा विचारों को हृदयगम्य कर उनकी धारा में बहते हैं। ऐसे महान पुरुष हमारी वसुंधरा की गोद में पले बढ़े और संसार के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन दर्शन को त्याग और तपस्या में लगा दिया। शैक्षिक दर्शन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। सारा विश्व जानता है 18 पुराण तथा 4 वेदों की रचना का स्थान भारत ही है। महर्षि वेदव्यास रचित भगवद गीता संपूर्ण विश्व में अविवादित तथा सर्वमान्य ग्रंथ है। दर्शन का मुख्य आधार गीता को ही माना गया है। गोस्वामी के कारण तुलसीदास को रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता शिक्षा के वास्तविक आधार हैं। यही कारण है कि भारत भूमि में शैक्षिक विचारों की एक लंबी श्रृंखला ने जन्म लिया है। उनमें से विवेकानंद, टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, भिजुभाई वेदुका का नाम उल्लेखनीय है। विभिन्न शैक्षिक विचारकों के सद्विचारों तथा शिक्षा के उपदेशों ने संपूर्ण विश्व को अकल्पनीय, अपरिमित योगदान दिया है। ऐसे विचारशील तथा गुणवान महापुरुषों ने संसार की दिशा को ही बदल दिया। अन्यथा आज के सामाजिक वातावरण का स्वरूप कुछ ही और होता है। जिन्होंने समय चक्र के अनुसार सत्संगति देकर संपूर्ण विश्व को आनंद की अनुभूति प्रदान की। चूँकि शिक्षा किसी भी देश की आधारशिला है, अतः शिक्षा के विकास के संदर्भ में अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अलग अलग सार्थक प्रयास किए हैं। प्रत्येक शिक्षा शास्त्र ने देश, काल और उनकी परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा के विकास हेतु अपने विचार प्रकट किए हैं। सभी शिक्षा शास्त्रों ने कक्षा शिक्षण के लिए विधियाँ, अनुशासन तथा शिक्षा के उद्देश्य
अलग अलग निर्धारित किए हैं। शिक्षा शास्त्री, चाहे वह पाश्चात्य देशों में जन्मे हो या भारतीय परिवेश में, सभी का उद्देश्य शिक्षा को व्यापक तथा सर्वहित के योग्य बनाना रहा है। सभी शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को सभी के लिए उपयोगी बनाने के लिए प्रयास को उचित ठहराया है। रूसो, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी, डीवी तथा रसेल आदि पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन कर नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। अतः गतिविधि, खोज और संवाद से संबंधित बाल केंद्रित शिक्षा के आधारों के संदर्भ में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी और प्लेटो के शैक्षिक दर्शन का वर्णन हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो मतलब कहना चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक का चौमुखी विकास करना है। बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है और इसके अंतर्गत बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षा कार्यक्रम में निहित होता है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं मानवीय विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इस प्रकार बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार के उपायों के माध्यम से उनका अधिगम संभव होता है। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा प्रभावशाली अधिगम के संदर्भ में भी की जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या रहता है, उसमें बताया है बालकों की क्रियाशीलता को महत्व दिया गया है और रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम को भी महत्व दिया गया है और प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी उनके द्वारा अपनी गई है। इसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, कौशलात्मक विकास भी बालक का हो सके तथा सामाजिक विकास पर ध्यान दिया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इसमें अपनाया गया है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बालक को अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख आधार बनाया है। शिक्षा का प्रबंध बालक की आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक बालक की योग्यता एवं सीखने की गति भिन्न होती है, अतः बालक केंद्रित शिक्षा में विभिन्न तकनीकियों का सहारा लिया जाता है और बालक को सक्रिय ढंग से रहना सिखाया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है तथा बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। बालक चुने गए साधनों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है। बालक प्रधान शिक्षण, सरल और सुरुचिपूर्ण आत्माभिव्यक्ति के अवसर और ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का बल और व्यवहारिक और सामाजिक। बाल केंद्रित शिक्षा में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तव में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से ही मस्तिष्क का विकास होता है। बाल केंद्रित शिक्षा बालक को व्यवहारिकता और सामाजिकता की शिक्षा होती है। उसके अनुसार ही पर्यावरण का चयन, पाठ्यक्रम, शाला समय, शाला दैनिक कार्यक्रम आदि का निर्णय स्थानीय समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आपने अब बाल केंद्रित शिक्षा में शैक्षिक विचार जिन विचारकों के द्वारा पढ़े हैं वो आपको पता चला है कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, फिर आपने पढ़ा डीवी, जॉन डीवी के अनुसार, फिर इस वीडियो में आपने प्लेटो के संदर्भ में
बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में भी आपने अध्ययन किया है। अब उसके नेक्स्ट आप उसको पढ़ोगे जो है पाउलो फ्रीरे के अध्ययन में। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो राजनीति शास्त्र तथा शिक्षा में आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं और उनके द्वारा शिक्षा पर बहुत ही योगदान दिया है। शिक्षा के द्वारा उन्होंने बहुत कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास उनका सफल रहा है।